हेलो दोस्तों, मैं कर्ण सिंह, नालंद एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत। हम लोग आज हिस्ट्री में पहला जो हिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो पहला टॉपिक है हमारा प्रागैतिहासिक काल। तो आज हम लोग प्रागैतिहासिक काल को पढ़ेंगे और फिर प्रागैतिहासिक काल में जो तीन भागों में बांटा जाता है, यानी जो हमारे इसको हम लोग स्टोन एज भी कहते हैं, पाषाण काल, तो जिसको तीन भागों में बांटा जाता है, यानी पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। और इन तीनों को हम लोग आज व्यापक पढ़ेंगे और इनकी सब विशेषताएं देखेंगे। इसके अलावा फिर हम लोग ताम्रपाषाण काल को ही पढ़ेंगे। जैसे मानव का सबसे पहले तो हम लोग उद्भव पे आ जाए। जो आदिम मानव का जो हमारे यहाँ उद्भव हुआ, तो इसके जीवाश्म जो हमको आज प्राचीनतम मिलते हैं, तो प्राचीनतम साक्ष्य जो हमको आदिम मानव के मिल रहे हैं वो साउथ अफ्रीका से करीब मिले हैं। कहाँ के? तो 25 लाख ईसा पूर्व पहले के हमको आदिम मानव के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भारत से आदिम मानव की जो जीवाश्म के कहा जाए कि हमको आदिम मानव के जीवाश्म प्राप्त नहीं होते हैं, परंतु उनके द्वारा जो प्रयोग में लाए जाने वाले जो प्रस्तर उपकरण थे या जो पत्थरों के उपकरण थे, तो वो भारत में आदिम मानव की उपस्थिति का समय उससे हमको जो पता चलता है तो लगभग 5 लाख ईसा पूर्व माना जाता है। जैसे मानव के जो विकास का पूरा क्रम रहा, तो मानव के विकास का जो क्रम था, तो आज से लगभग कहा जाए तो 2 करोड़ वर्ष पूर्व महाकपि के रूप में एक प्रजाति आई। कौन सी? रामापिथेकस। और इसी रामापिथेकस का जो प्रसार हुआ तो 2 शाखाओं में हो गया। जब 2 शाखाओं में इसका प्रसार हुआ तो रामापिथेकस की एक प्रजाति जो थी वो जंगल में रह गई और उसका विकास जो हुआ तो बंदरों के रूप में हुआ, जबकि रामापिथेकस की जो दूसरी जो प्रजाति थी जो मैदान में आ गई और उसी का विकास जो हुआ तो आदिम मानव यानी होमोनिड, अर्थात इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑस्ट्रेलोपिथेकस के रूप में हुआ। जैसे रामापिथेकस का विकास सबसे पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस में, फिर ऑस्ट्रेलोपिथेकस का होमो इरेक्टस में, फिर होमो इरेक्टस का निएंडरथल में, और जो आज आधुनिक मानव हम लोग कहते हैं ये क्रो मैग्नन के रूप में, जिसको हम लोग होमो सेपियंस कहते हैं, जो आज हमारा आधुनिक मानव है, तो इसका विकास हुआ। और जो आधुनिक मानव यानी होमो सेपियंस का ही आधुनिक मानव रूप में पूर्ण विकास माना जाता है। और इसकी उत्पत्ति कहा जाए तो समय लगभग 30-40 हजार वर्ष पूर्व माना जाता है। तो होमो सेपियंस का उद्भव अत्यंत जो नूतन युग में हुआ। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा कि जैसे जो हमारा पूरा इतिहास जो हम लोग डिवाइड करते हैं, ये तो मानव के विकास का जो हम लोगों ने क्रम देखा। अब जैसे जो हम मानव के जो पूरा इतिहास का जो विभाजन करते हैं पाषाण काल को, तो हम लोग जो पाषाण काल को जो पूरा डिवाइड करते हैं, या पूरा जो इतिहास का ही हम लोग कहें, पहले के इतिहास को जो हम लोग विभाजित करते हैं, तो प्रागैतिहासिक काल, आद्यैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, आद्यैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, 3 भागों में हम लोग डिवाइड करते हैं। प्रागैतिहासिक काल यानी पाषाण काल कब से कब तक लेते हैं, तो जो आज आधुनिकतम जो एविडेंस प्राप्त है, तो वर्तमान के जो आधुनिकतम साक्ष्यों के आधार पर कहा जाए तो 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर के जो 3000 ईसा पूर्व का काल था, ये कौन सा काल था? प्रागैतिहासिक काल था। वहीं 3000 ईसा पूर्व से लेकर के जो 600 ईसा पूर्व तक को हम लोग आद्यैतिहासिक काल में रखते हैं, और फिर 600 ईसा पूर्व से लेकर के आज तक को इसको हम लोग किस में रखते हैं? तो इसको हम लोग ऐतिहासिक काल में रखते हैं। अब थोड़ा सा पहले तो इनको हम जान लें कि प्रागैतिहासिक काल क्या होता है, आद्यैतिहासिक काल क्या होता है और ऐतिहासिक काल क्या होता है। जैसे प्रागैतिहासिक काल के जिस काल के बारे में हमारे पास मात्र पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध हैं, लिखित साक्ष्य का भी विकास नहीं हुआ था या लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। जैसे पाषाण काल, क्योंकि उस काल के मानव द्वारा जो प्रस्तर उपकरण या पत्थर के जो उपकरण से उपयोग किए गए, औजार वगैरह प्रौद्योगिकी, तो उन्हीं के आधार पर पूरा उनका इतिहास लिखा गया है। उस काल के हमको लिपि का भी विकास नहीं हुआ था, अब हमको कोई भी लिखित में कोई साक्ष्य उपस्थित नहीं है। तो जहां जिस काल के बारे में लिखित का साक्ष्य का अभाव है और सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर इतिहास लिखा गया है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। दूसरा कि जिस काल के बारे में हमारे पास दोनों साक्ष्य उपलब्ध है, पुरातात्विक साक्ष्य भी उपलब्ध है और साहित्यिक साक्ष्य भी उपलब्ध है, यानी लिपि का भी विकास हो चुका था, लेकिन पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर इतिहास लिखा गया, क्योंकि अभी तक उस काल की जो लिपि थी, यानी जैसे हमारे हड़प्पा काल की, तो उस काल की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो उसको हम लोग किस में रखते हैं? आद्यैतिहासिक काल, क्योंकि उस काल की लिपि उपलब्ध है लेकिन पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर इतिहास लिखा गया है, इसलिए उसको हम लोग आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं, यानी प्रोटो हिस्टोरिक एज कहते हैं। जैसे ऐतिहासिक काल के जहां से हमारे पास लिखित साक्ष्य और पुरातात्विक साक्ष्य दोनों उपलब्ध हैं जिस काल के बारे में, और जिसका इतिहास लेखन में व्यापक उपयोग हो रहा है, यानी जिस काल के इतिहास को जानने के लिए हमारे पास साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों साक्ष्य उपलब्ध हैं,
और उस काल में दोनों को उपयोग करके उस काल के बारे में इतिहास लेखन में उनका व्यापक उपयोग हो रहा है, उसको हम ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो जैसे इस 600 ईसा पूर्व से लेकर के आज तक का काल, और जो 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर 3000 ईसा पूर्व काल है, इसको जो प्री हिस्टोरिक एज कहा जाता है। और जो हमारा 3000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व का काल, तो ये प्रोटो हिस्टोरिक एज कहा जाता है। और फिर 600 ईसा पूर्व से लेकर आज वर्तमान तक का जो इतिहास है, इसको हम लोग ऐतिहासिक काल कहते हैं। दोस्तों अब ये ध्यान रखिएगा कि जैसे हमारा जो प्री हिस्टोरिक एज यानी प्रागैतिहासिक काल, इसको हम लोग 3 भागों में डिवाइड करते हैं: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो जैसे पूरा पाषाण काल का जो पीरियड लिया जाता है, तो 25 लाख से 10,000 ईसा पूर्व, और फिर मध्य पाषाण काल तो 10,000 से 6,000 ईसा पूर्व, और फिर नवपाषाण काल तो 6,000 से 3,000 ईसा पूर्व। आज इन्हीं को हम लोग व्यापक पढ़ेंगे। थोड़ा सा डिस्कस कर लें कि आदि ऐतिहासिक काल में किसको किसको रखते हैं हम लोग। तो हड़प्पा सभ्यता को रखते हैं, जो विकसित हड़प्पा सभ्यता कहा जाए एनसीईआरटी के अनुसार 2500 से 1800 ईसा पूर्व तक। और ये काल इसलिए रखते हैं इसको क्योंकि हड़प्पा काल जो था, तो हड़प्पा काल की हमको लिपि तो मिलती है, लेकिन लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। और सिर्फ पुरातात्विक जो साक्ष्य वहां से जो पूरा वस्तुएं सब प्राप्त हुई हैं, उसी के आधार पर वहां का इतिहास लेखन हुआ है, और उसी को हम लोग जान रहे हैं, पढ़ रहे हैं। दूसरा, जैसे वैदिक सभ्यता को क्यों रखते हैं या वैदिक संस्कृति को आदि ऐतिहासिक काल में, तो उसका रीजन है कि हमारे यहाँ जो ऋग्वैदिक पीरियड है या जो वैदिक पीरियड है, लेटर वैदिक पीरियड, तो इनको जो ऋग्वैदिक पीरियड का है, तो जो जानकारी ये सब चीजें, इनका जो कंपाइलेशन हुआ वेदों का, ये बाद में यानी 4वीं सदी में हुआ। तो 4वीं सदी में होने के कारण इसको भी हम लोग आदि ऐतिहासिक काल में रखते हैं। तो इस कारण से इनको हम लोग प्रोटो हिस्टोरिक एज में रखते हैं। ऐतिहासिक काल फिर हमारा उत्तर वैदिक काल के बाद से कंटिन्यूअस जो आज तक का हमारा पूरा इतिहास लेखन हो रहा है, सब जो इतिहास हम लोग जानने पढ़ रहे हैं, उसको हम लोग ऐतिहासिक काल में रखते हैं। दोस्तों आ जाए हम लोग पूरा पाषाण काल से स्टार्ट करें। तो पहले पूरा पाषाण काल में आए। तो पूरा पाषाण काल को जैसे हम लोगों ने कहा था, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, तीनों को हमको पढ़ना है आज डीप में। फिर इसको थोड़ा सा ताम पाषाण काल को भी हम लोग इसमें इंटरलिंक करेंगे। जैसे भारत में पाषाणकालीन सभ्यता की खोज कहा जाए, तो भारत में पाषाणकालीन सभ्यता की खोज जो सर्वप्रथम की थी, तो ये 13 मई 1863 को रॉबर्ट ब्रूस फुट ने की थी। कब? 13 मई 1863 को रॉबर्ट ब्रूस फुट ने वर्तमान गुजरात तमिलनाडु प्रदेश में जो चेन्नई है मद्रास नगर के पास में, तो वहां पास एक पल्लवरम नामक स्थान है। तो पल्लवरम नामक स्थान पूरा स्थल से इन्होंने एक क्लीवर की खोज करके इसका किया था। दूसरा, भारत में कहा जाए अब तक पूरा पाषाणकालीन मनुष्य के अवशेष हमको नहीं मिल पाए हैं। दूसरा, यह काल जो था पूरा पाषाण काल, ये आखेटक और खाद्य संग्राहक का काल था। ये ध्यान रखिए कि इस काल के हमको मानो कि पूरा मनुष्य के अवशेष नहीं मिले, लेकिन आखेटक एवं खाद्य संग्राहक का ये काल था पूरा पाषाण काल। और सामान्य पत्थरों में जैसे कोर फ्लैग प्रणाली जिसको कहा जाता था, तो कोर फ्लैग प्रणाली द्वारा बनाए गए औजारों के मुख्यतः हमको कहा जाता है मद्रास में पाए गए। सोहन नदी घाटी जो है, ये सिंगरौली घाटी या इसी को बेलर नदी घाटी कहा जाता है। तो यहाँ से हम पूरा पाषाणकालीन हमको औजार मिले हैं। और इस काल में यानी पूरा पाषाण काल में अभी अग्नि का खोज नहीं हुआ था या अग्नि का आविष्कार नहीं हुआ था। संभवतः इस समय के जो मनुष्य थे ये निग्रोटो जाति के थे या निग्रोटो प्रजाति के थे। और भीमबेटका से जो मिली पर्वत गुफाएं हैं हमारे यहाँ, जो भोपाल के पास जो रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है भीमबेटका, तो भीमबेटका से जो मिली गुफाएं हैं, पर्वत गुफाएं, ये विश्व की सबसे प्राचीनतम चित्रकारी का साक्ष्य हमको यहीं से मिला है। भीमबेटका में जैसे हमारे यहाँ एमपीपीएससी में ज्यादातर इससे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भीमबेटका गुफा किस काल की है, कि पूरा पाषाण काल यानी प्रागैतिहासिक काल की है। और इस काल की जो पर्वत गुफाएं यहाँ से हमको प्राप्त हुई हैं, वहां से हमको जिससे दीवार में भित्ति चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं, और इसमें हरे एवं लाल रंग का प्रयोग किया गया है जो यहाँ चित्रकारी मिली है। भारत में पूरा पाषाण काल को औजार प्रौद्योगिकी के आधार पर ही, जो पूरा पाषाण काल है भारत में, तो उसको जो औजार प्रौद्योगिकी थी, जो इस काल के आदि मानव थे जो हथियारों का या औजारों का उपयोग करते थे पत्थरों के, तो उनके औजार प्रौद्योगिकी के आधार पर ही कितने भागों में बांटा जाता है, तो 3 भागों में बांटा जाता है। एक तो पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, इसका काल जो था तो 25 लाख से 1 लाख ईसा पूर्व तक का था। और इस काल के हमको जो औजार मिले हैं, तो जैसे हस्त कुठार, हैंडेक्स और बिदारणी यानी क्रीबर उद्योग हमको मिला है। वहीं पास इसके नदी घाटी, नर्मदा नदी घाटी जो क्षेत्र में हमारे मध्य प्रदेश में कहा जाए, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश में जो हथनोरा नामक स्थान नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो हथनोरा से मानव की खोपड़ी मिली है। जो भारत में मानव अवशेष का कहा जाए तो ये सर्वप्रथम साक्ष्य, मानव का जो साक्ष्य का कहा जाए, जो खोपड़ी मिली है
कहां से, हथनोरा से, नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट में जो हथनोरा है पूरा स्थल है वहां से मिली है, नर्मदा घाटी में। तो यहाँ ये मानव कहा जाए कि भारत में मानव अवशेष का ये सर्वप्रथम साक्ष्य। दूसरा जो हमारा मध्य पाषाण काल है, तो मध्य पाषाण काल का पीरियड कब से कब तक था, 1 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 40,000 ईसा पूर्व, तो 40 लाख ईसा पूर्व तक। तो 1 लाख ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व तक जो काल था ये मध्यपुरा पाषाण काल था। इस काल के जो हमको औजार मिले हैं, तो एक तो सल्प मिला है और फ्लैग के बने औजार हमको, फ्लैग पत्थर जो लेयर पत्थरों से निकलती है उसको हम लोग फ्लैग पत्थर कहते हैं, उनके औजार मिले हैं। और फलक उपकरणों की अधिकता के कारण ही इसको किस नाम से जाना जाता है, जिसको फलक संस्कृति की संज्ञा भी दी गई है। इसी को फलक संस्कृति भी कहते हैं, किसको, तो मध्यपुरा पाषाण काल को। जैसे उच्च या उत्तर जो पुरा पाषाण काल है, इसका जो पीरियड था तो ये 40,000 से लेकर के कब तक था, तो 10,000 ईसा पूर्व तक था। और इस काल के जो हमको पत्थर के उपकरण मिले हैं, सल्प मिला है और फलकों यानी ब्लेड पर बने औजार मिले हैं। और ये बिंद क्षेत्र में स्थित जो भीमबेटका रायसेन मध्य प्रदेश में कहा जाए तो ये रायसेन में बिंद क्षेत्र में जो हमको मिला है, रायसेन डिस्ट्रिक्ट में भीमबेटका, तो ये प्राचीनतम जो चित्रकारी का साक्ष्य मिला है ये उच्चतर या उत्तर पुरा पाषाण काल का ही है, यानी 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व के काल का है। दोस्तों इसको थोड़ा सा हमको याद रखना है, क्योंकि एमपीपीएससी में हमको फैक्ट पूछा जाता है किस काल का है। मान लीजिए पूछा जाएगा सिर्फ प्रागैतिहासिक काल या आदिऐतिहासिक काल या ऐतिहासिक काल देता है तो हम प्रागैतिहासिक काल आंसर लगाएंगे। मान लीजिए हमसे पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण, नव पाषाण काल पूछा तो पुरा पाषाण काल लगाएंगे। मान लीजिए हमसे ये ऑप्शन देता है कि पूर्व पुरा पाषाण काल, पूर्व मध्य पाषाण काल और उच्च या उत्तर पुरा पाषाण काल, इसमें फिर उत्तर पुरा पाषाण काल या उच्च उत्तर पुरा पाषाण काल हम आंसर लगाएंगे, क्योंकि ये किस काल का है, भीमबेटका जो पर्वत से हमको जो चित्रकारी सब साक्ष्य मिले हैं ये उत्तर पुरा पाषाण काल। दोस्तों नेक्स्ट हम लोग, ये तो हमारा पूरा पाषाण काल की सब विशेषताएं थी। नेक्स्ट आ जाए हम लोग किस पर, मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण कहा जाए तो ये भारत में हमारे यहाँ इसकी जो खोज की है मध्य पाषाण काल की भारत में, तो ये 1867 ईस्वी में किसने की थी, सीएल कार्लाइल ने किया था। बिंद क्षेत्र में इन्होंने कुछ लघु पाषाण उपकरण प्राप्त किए, जिसको हम लोग माइक्रोलिथिक, ये नाम इसीलिए मध्य पाषाण काल का पड़ा, क्योंकि ये लघु जो पाषाण उपकरण है कि जो मानव पहले था पाषाण काल यानी पूर्व पाषाण काल में, तो जैसे पूरा पाषाण काल में मानव था बड़े बड़े पत्थरों सब औजारों को उपयोग करता था, बड़े बड़े जानवरों को सब खाता था और उसको जो जीवन था तो खाद्य संग्रह को राखे टकता था। वही मध्य पाषाण काल में जब मानव आता है तो इस काल में मानव छोटे छोटे पत्थरों के सब औजारों को उपयोग करने लगता है और इनके सूक्ष्म प्रौद्योगिकी के हमको सब साक्ष्य मिलते हैं जो सूक्ष्म पाषाण काल के, यानी जो माइक्रोलिथिक एज, इसीलिए इसका नाम पड़ा कि माइक्रोलिथ हमको मिलता है। अब जैसे सूक्ष्म जो ये पत्थर मिलते हैं साक्ष्य, तो मुख्यतः कहा जाए तो इस काल का जो मानव था अभी भी शिकारी और खाद्य संग्राहक ही था, लेकिन शिकार करने की उसकी जो तकनीक थी उसमें परिवर्तन आ गया कि जो पहले बड़े बड़े जानवर सबका शिकार करता था, अभी छोटे छोटे यानी तीतल बटेर वगैरह का सबका भी शिकार करने लगा। मध्य पाषाण काल के जैसे उपकरण जो मिले हैं अत्यंत छोटे होते थे, ये कहा जाए तो आधे इंच से लेकर के 1.25 इंच यानी 1 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर तक के इनके हमको औजार मिले हैं, जो बराबर कहा जाए तो औजार मिले हैं। नेक्स्ट, जैसे छोटे उपकरणों के कारण ही इन्हें लघु पाषाण उपकरण या इसी को माइक्रोलिथिक एज कहा जाता है। जैसे यह पूरा पाषाण काल तथा नव पाषाण काल के बीच का कहा जाए तो मध्य पाषाण काल को हम लोग संक्रांति काल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि पूरा पाषाण काल का जो एकदम आदि मानव था, फिर नव पाषाण काल जो कृषि और सबका आविष्कार कर लेता है, तो इनके बीच में जो संक्रांति काल था ये लघु पाषाण उपकरण या इसी को हम मध्य पाषाण काल को ही पूरा पाषाण काल और नव पाषाण के बीच का संक्रांति काल कहते हैं। नेक्स्ट, जैसे लघु पाषाण उपकरणों में जो इनकी विशेषता थी, तो इस काल के जो हमको पत्थर मिलते हैं मध्य पाषाण काल के जो पत्थरों के औजार, तो चर्ड के, कैल्सिडोनिक, स्फटिक, जैस्पर, कॉर्नेलियर, अगेट, और जो छोटे औजार हमको मिलते हैं तो छोटे औजारों में बेधनी आ जाता है, खुरचनी, तक्षणी, आरी। तो अब ये लोग बेधनी वगैरह यानी खुदाई करने के लिए, खुरचने के लिए खुरचनी वगैरह और तक्षणी, आरी सब कई लोग पत्थर की आरी में बनाए लगते हैं, उसका उपयोग करने लगते हैं काटने उड़ने के लिए। नवीन औजार इस काल के जो थे तो एक तो अर्धचंद्राकार जो हंसिया और समलम, तिकोना और बाणाग्र वगैरह हमको सब प्राप्त होते हैं। इस काल में मानव जो था अब छोटे जानवरों यानी पक्षी, मछली आदि का भी अब शिकार करने लगता है। और इस काल में सर्वप्रथम जो तीर कमान कहा जाए कि आज जो हम लोग तीरंदाजी या तीर कमान प्रौद्योगिकी है जिसको हम लोग प्रक्षेपास्त्र प्रौद्योगिकी कहते हैं, जिसको फेंक के मारने वाला, तो जो सर्वप्रथम तीर कमान या प्रक्षेपास्त्र तकनीक का विकास किस काल में हुआ, तो मध्य पाषाण काल में।
नेक्स्ट इस काल में जो आदमगढ़ है, आदमगढ़ आज वर्तमान में कहाँ है? तो होशंगाबाद मध्य प्रदेश में है। और बागौर कहाँ है? तो राजस्थान भीलवाड़ा में। तो यहां से हमको 5000 ईसा पूर्व काल के पशुपालन के सबसे यानी प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। ये किस काल के प्राप्त हुए? तो मध्य पाषाण काल के। कहां से? तो हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में आदमगढ़। और किस डिस्ट्रिक्ट में? तो होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट। और जो राजस्थान में बागौर है, तो बागौर जो मिला है तो राजस्थान में भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। ये 5000 ईसा पूर्व पहले के हमको पशुपालन के यहाँ से साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो हमारे लिए ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद आपको रखना पड़ेगा, ये भी पूछा जाएगा। नेक्स्ट जैसे मानव द्वारा ये पूछा जाता है सबसे पहला पालतू पशु किसको बनाया गया? तो मानव द्वारा पालतू बनाया गया पहला पशु कुत्ता था, क्योंकि इसको शिकार में सब उपयोग करते थे। पहले कुत्ते को दौड़ा दिया जाता था, कुत्ता फिर जानवर को पहले छेंकता था और फिर पीछे से उसका जो मानव शिकार कर लेता था। महदहा जो स्थान है, तो यहाँ से हमको हड्डियों के आभूषण और युग्मित समाधान के भी साक्ष्य मिले हैं। और इसी काल में राजस्थान में स्थित जो सांभर झील है, तो सांभर झील से ही राजस्थान के वृक्षारोपण का हमको जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है, जो कि वृक्षारोपण का या जो प्लांटिंग का ये पहला प्राचीनतम साक्ष्य है जो हमको सांभर झील राजस्थान से प्राप्त हुआ है, जो आज अजमेर डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट है, ये तो हमारे यहाँ मध्य पाषाण काल की सब विशेषताएं थी। हम लोग आ जाए नवपाषाण काल में। जैसे जो नवपाषाण काल या इसी को नवपाषाण काल को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर पाषाण काल भी कहते हैं नवपाषाण काल को। और गार्डन चाइल्ड साहब ने नवपाषाण काल को इस काल में, क्योंकि कृषि पशुपालन सब प्रारंभ हुआ, मानव कम्युनिटी के रूप में रहना चालू किया, तो इसीलिए गार्डन चाइल्ड साहब ने कृषि और पशुपालन कार्य प्रारंभ होने के कारण ही इसको क्या नाम दिया है? तो नवपाषाण काल की क्रांति कहा है या नवपाषाण की क्रांति कहा है। किसने? तो गार्डन चाइल्ड ने कहा है। विश्व के अन्य भागों में नवपाषाण काल जो प्रारंभ होता है हमारे वैश्विक स्तर पे या विश्व के स्तर पे या यूरोप वगैरह में, तो 9000 ईसा पूर्व में चालू होता है दोस्तों। लेकिन यही कहा जाए नवपाषाण कालीन जो सभ्यता हमारे यहाँ भारत में, तो लगभग 6000 ईसा पूर्व के समय प्राप्त हुई, जो हमको कोल्डीवा वगैरह से चावल वगैरह सबके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मानिए भारतीय उपमहाद्वीप में कहा जाए, भारतीय उपमहाद्वीप क्योंकि अफगानिस्तान पाकिस्तान सब भी पहले किसमें था? भारत में था। तो भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम जो नवपाषाणिक बस्ती मिली है वो कहां से मिली है? तो मेहरगढ़, जो आज बलूचिस्तान पाकिस्तान में। यहाँ से हमको प्राचीनतम सर्वाधिक बस्ती मिली है। 21 काल की है, तो 7000 ईसा पूर्व की, 7000 ईसा पूर्व के समय की वो बस्ती है जो हमको साक्ष्य में आई प्रकाश में। मान लीजिए इसको नवपाषाण काल शब्द जो नाम किसने दिया था और उसकी खोज किसने की थी? तो नवपाषाण काल शब्द ये ध्यान रखिएगा कि सर जॉन लुबाक ने 1865 में इसका नाम दिया था, जॉन लुबाक साहब ने नवपाषाण काल। लेकिन नवपाषाण काल की सर्वप्रथम खोज किसने की? तो ये 1860 ईस्वी में सर ली मेसूरियर ने जो नवपाषाणिक प्रथम स्थल की खोज की थी। इस काल का जो मानव था, इस काल की जो प्रमुख विशेषताएं थी मानव की, तो इस काल में मानव कृषि कार्य, पशुपालन, पत्थर के औजारों को पालीदार घर्षित करना और मृदभांड बनाना, अग्नि का उपयोग वगैरह सब जान गया था। ये ध्यान रखिएगा, इस काल में भी क्रांति आई। क्रांति का मतलब ये था कि अब इस काल में मानव जो था अब एग्रीकल्चर यानी कृषि कार्य वगैरह सब करने लगा। मानव जो था अब पशुओं को पालने लगा, पत्थर के औजारों वगैरह यानी पालीदार सब औजारों का उपयोग करने लगा। साथ ही साथ यह मानव मृदभांड भी निर्मित करने लगा और अग्नि के उपयोग वगैरह का ज्ञान वगैरह भी मानव को हो गया। मानव अब अग्नि का उपयोग करके खाद्यान्न वगैरह सब पकाना और खाना स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट जैसे मेहरगढ़ जो है, ये आज वर्तमान में कहा मेहरगढ़ कहाँ है? तो बलूचिस्तान पाकिस्तान में। यहाँ से हमको कृषि का जो प्रारंभिक साक्ष्य प्राप्त होता है, जो एग्रीकल्चर का कहा जाए सर्वाधिक प्रारंभिक साक्ष्य कहाँ से? तो हमको मेहरगढ़ से मिला है। और वहां से हमको गेहूं के उपजाए जाने के, जौ, अंगूर, कपास की खेती के साक्ष्य मिले। हमारे मानव द्वारा आज पूछा जाता है प्रीमियर क्वेश्चन, मानव द्वारा पहला कौन सा अनाज है जिसको उपयोग करना मानव ने चालू किया? तो गेहूं है, कि सबसे पहले मानव द्वारा गेहूं को उपयोग चालू हुआ और इसी को विश्व की प्राचीनतम फसल गेहूं को माना जाता है। एक्चुअली जब पहले हम लोग वैदिक साहित्य से हिस्ट्री पढ़ते थे, वैदिक काल से, तब हम लोग जौ को मानव द्वारा पहले उपयोग में लाई गई फसल मानते थे। लेकिन अब विश्व में कहा जाए वर्तमान में जब से मेहरगढ़ वगैरह सबकी खोज हो चुकी है, तो विश्व की अब सबसे प्राचीनतम फसल गेहूं को माना जाता है और मेहरगढ़ को इसीलिए रोटी की टोकरी कहा जाता था। जैसे मेहरगढ़ से हमको कपास के उत्पादन के विश्व के प्राचीनतम सब साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ से कपास भी पहला विश्व में सबसे पहले कहाँ उत्पादन चालू हुआ? तो मेहरगढ़ में। यहाँ से हमको विश्व के सबसे पहला या सर्वप्रथम कपास के उत्पादन साक्ष्य मिले हैं। जो कोल्डीवा है, कोल्डीवा कहाँ है? तो मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में।
यहाँ से धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। ये लगभग किस काल का है? तो 5600 ईसा पूर्व का है। जो 5600 ईसा पूर्व की हमको धान की खेती के जो प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। दोस्तों ये ध्यान रखिए, जो चौपानी मांडव नामक जो स्थान है, तो चौपानी मांडव से हमको चाक निर्मित मिड भांडों का, जो चाक निर्मित मतलब जिससे आज हम लोग चाक पर निर्मित जो मिट्टी के बर्तन सब बनाते हैं, घड़ा वगैरह, तो इसका जो चाक निर्मित जो मिदभांड है यानी मिट्टी के बर्तन, इनका प्राचीनतम साक्ष्य हमको कहां से मिला है? तो चौपानी मांडव से। इसको भी याद रखिएगा क्योंकि ये भी जल्दी प्री में पूछा जाता है। नेक्स्ट, जैसे बैलगाड़ी के पहिए का प्राचीनतम साक्ष्य नवपाषाण काल से प्राप्त होता है। चिरांद एक स्थान है पटने से, तो यहाँ से हिरण के सींगों के निर्मित हमको छल्ले मिले हैं, जिसको हम लोग मृग श्रृंग छल्ले कहते हैं। तो मृग श्रृंग छल्ले भी हमको प्राप्त हुए हैं। जैसे मेहरगढ़ जो भारतीय उपमहाद्वीप में, यहाँ पास पालतू भैंसे का प्राचीनतम हमको साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कहां से? तो मेहरगढ़ से। तो यहाँ प्राचीनतम जो भैंसे पाले जाने का या पालतू भैंसे का हमको साक्ष्य प्राप्त हुआ है। जैसे एक बुर्ज होम जो जम्मू कश्मीर में हमको साइट मिली है, ये नवपाषाणी जो स्थल है, तो बुर्ज होम से मालिक के साथ कुत्ते दफनाए जाने का जो साक्ष्य मिला है, मालिक मानव के साथ कुत्ते दफनाए जाने का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिला है? कि बुर्ज होम से, जम्मू कश्मीर से भी पूछा जाता है, याद रखिएगा। दूसरा, इस काल में अब अग्नि का व्यापक प्रयोग होने लगा। और अग्नि का जब मानव प्रयोग करने लगा, क्योंकि मानव जो था आदि मानव अब पहाड़ों से जंगलों से उतर करके कहाँ आ गया? तो जमीन यानी मैदानी क्षेत्रों में। और मैदानी क्षेत्रों में जब आया उतर कर तब एक कम्युनिटी के रूप में रहना चालू किया, क्योंकि हमको गर्तावास से, जैसे जम्मू कश्मीर से, तो गर्तावास से बुर्ज होम वगैरह से हमको वहां पास जो चूल्हे के साक्ष्य मिलते हैं, जो मिट्टी के चूल्हे, टीवन जिसको कहते हैं आज भी, कि जो लाइन से कई चूल्हे, 10 चूल्हे हैं, इसका मतलब मानव कम्युनिटी के रूप में अब रहना चालू कर दिया था। दूसरा, कुंभकारी का माली अस्तित्व कहां से आया? या मिट्टी के जो बर्तन बनाए जाने के, जैसे घड़ी वगैरह सब, घड़े वगैरह, नाद वगैरह सब बनाए जाने के, घड़े वगैरह सब मिट्टी बर्तन बनाए, तो नवपाषाण काल से अस्तित्व में आया। दूसरा, इस काल में मनुष्य जो था खाद्य पदार्थों का उत्पादक और उपभोक्ता दोनों बन गया। अब मानव उत्पादक भी हो गया और उपभोक्ता भी हो गया। तो जो मध्य पाषाण का, पुरापाषाण के मानव जो था, तो पहले तो उस काल में जो पुरापाषाण काल में मानव आखेटक करता था यानी शिकारी था और खाद्य संग्रह था। वहीं मध्य पाषाण काल में जो मानव था, तो वहां आखेटक और खाद्य संग्रह था, लेकिन आखेटक में उसके परिवर्तन आ गया था क्योंकि मानव अब छोटे छोटे जानवरों को भी शिकार करने लगा था। वहीं जब नवपाषाण काल में मानव आता है, तो नवपाषाण काल में मानव अब आखेटक तो रहता ही है, खाद्य संग्रह तो करता ही करता है, अब साथ ही मानव प्रोड्यूसर भी बन जाता है, उत्पादक बन जाता है, और साथ ही कंज्यूमर भी मानव बन जाता है। तो मानव उपभोक्ता और उत्पादक दोनों बन जाता है। तो मित्रों, ये तो हमारा पूरा प्रागैतिहासिक काल है। लेकिन जैसे थोड़ा सा हमको ताम्रपाषाण, इसलिए कि मानव द्वारा सबसे पहले ये पूछा जाता है कि मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया गया? तांबे का। तो अब ताम्रपाषाण काल को हम लोग थोड़ा सा जान लें कि ताम्रपाषाण काल के बारे में, कि मानव द्वारा मान लीजिए पूछा जाता है क्वेश्चन कि मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो मानव द्वारा सर्वप्रथम तांबा धातु का उपयोग किया गया था। मान लीजिए मानव द्वारा तांबा धातु कब उपयोग किया गया? तो लगभग सर्वप्रथम कहा जाए तो करीब 5000 ईसा पूर्व के समय में मानव द्वारा तांबे का उपयोग किया गया। दूसरा, कि मान लीजिए इसी को ताम्रपाषाण काल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इसको ध्यान रखिएगा, चालकोलिथिक कहा जाता है। दूसरा, इस काल में प्रस्तर जो था, तांबा के साथ साथ निम्न गुणवत्ता युक्त कांसे का भी प्रयोग होने लगता है, यानी ब्रांज वगैरह भी मानव बनाया जाने लगता है मानव द्वारा। भारत में जैसे हमको ताम्रपाषाण की संस्कृतियां कौन सी मिली है, तो हमको भारत में जो ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति है, एक तो गिलुंद, दूसरा कायथा, एरण, आहार, जोरवे, ये सब ताम्रपाषाण कालीन हमको प्रमुख स्थल प्राप्त हुए हैं। जैसे सर्वप्रथम चित्रित मिदभांडों का अवशेष किस काल से मिलता है? ये ध्यान रखिए, जो चित्रित मिट्टी के बर्तन, जैसे मिट्टी के बर्तन पर चित्रकारी वगैरह भी सब किया जाता था बॉर्डर ग्रुप में, ये हमको किस काल से मिलता है? तो चित्रकारी वगैरह को जो हमको सब साक्ष्य मिलता है बर्तनों पर, जो मिट्टी के बर्तनों पर, तो ये हमको ताम्रपाषाण काल से ये प्राप्त होता है। जैसे कुछ संस्कृतियों को जो काल क्या रहा, जैसे आहाड़, जो आहाड़ आज कहा जाए तो जो राजस्थान है, तो राजस्थान में जो झुंझुनपुर डिस्ट्रिक्ट है जहां से तांबा निकाला जा रहा है, ये सोचिए उस काल से, यानी 3000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के समय का ये काल था जो आहार संस्कृति हमको वहां से प्राप्त हुई है। और आहार, गिलुंद और बना जो संस्कृति, इन तीनों का काल जो है तो 3000 से 1500 ईसा पूर्व था। और इसको ताम्रवती भी कहा जाता था क्योंकि यहाँ से तांबे का उस काल में भी उत्खनन होता, तांबे निकाले जा रहे थे। और आज भी कहा जाता है तो राजस्थान में जो झुंझुनपुर डिस्ट्रिक्ट में जो हमारा खेतड़ी की खान है, तो आज भी वहां से तांबे निकाले जा रहे हैं। नेक्स्ट, जैसे जो कायथा संस्कृति थी, कहा जाए तो हमारे यहाँ मध्य प्रदेश उज्जैन के पास कायथा, तो कायथा से कायथा संस्कृति जो मिली है, इसका जो पीरियड है 2000 बीसी से 1000 बीसी तक।
और इसकी 1964 में खोज किसने की है? तो बीए बांकड़कर साहब, जो हमारे यहाँ विक्रम विश्वविद्यालय के हिस्टोरियंस थे, तो बीए बांकड़कर साहब ने, उज्जैन जो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, इन्होंने इसकी खोज की थी। जैसे स्वालदा संस्कृति तो हमारे यहाँ ताप्ती घाटी में विकसित हुई थी और इसका पीरियड तो 2000 बीसी से 1000 बीसी था। जैसे जो एरण है, एरण हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में जो सागर डिस्ट्रिक्ट है, तो सागर डिस्ट्रिक्ट में जो एरण और नवदा टोली, तो होशंगाबाद जो नर्मदा घाटी वाला क्षेत्र है, नागदा तो ये राजस्थान उज्जैन के पास, और मालवा तो पूरा ये मालवा में पूरा क्षेत्र आता है। तो ये मालवा संस्कृति या एरण संस्कृति या नवदा टोली संस्कृति या नागदा संस्कृति, तो इसका जो पीरियड था 1700 बीसी से 1200 बीसी। और एसडी संस्कृति जो कहा जाता है, एसडी सांकलिया ने इसकी खोज की थी। एसडी सांकलिया साहब ने इसकी खोज की थी। ये संस्कृति नहीं, सांकलिया है, तो सांकलिया साहब ने इसकी खोज की थी, एसडी सांकलिया। जैसे जोरवे जो संस्कृति है, तो जोरवे संस्कृति के अंतर्गत जो हमको मिलता है, जोरवे संस्कृति कहाँ, तो आज जो महाराष्ट्र में नासिक वाला क्षेत्र है, तो वहां पर जोरवे संस्कृति के विकास हुआ था तो ताम्रपाषाण काल में। तो वहां से इनाम गांव एक स्थान है जो साइट मिली है जोरवे संस्कृति से, तो वहां से हमको कृत्रिम सिंचाई की कहा जाए कि पहली बार मानव द्वारा जो कृत्रिम सिंचाई के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त होते हैं, तो जोरवे संस्कृति से प्राप्त होते हैं, जो हमको नासिक महाराष्ट्र से प्राप्त हुई है। जोरवे संस्कृति के अंतर्गत नेवासा से रेशम उत्पादन का विश्व का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। मान लीजिए रेशम उत्पादन का विश्व का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है, तो हमको जोरवे संस्कृति जो नेवासा स्थान है, तो नेवासा से रेशम उत्पादन का हमको प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। दोस्तों ये तो थोड़ा सा प्रयास था आपको सब बताने का और समझाने का कि जो पूरा प्रागैतिहासिक काल और प्रागैतिहासिक काल में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और जोरवे संस्कृति। एक्चुअली ये ताम्रपाषाण काल तो जो हम लोगों ने पढ़ा, ये हमारे प्री पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, चाहे यूपीएससी चाहे एमपीपीएससी, सब में प्री में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ तक कि व्यापम वगैरह सब में, एसआई सब में पूछे जाते हैं इससे क्वेश्चन प्री में। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि इसमें मेंस से क्वेश्चन हमसे नहीं, या मेंस सिलेबस में नहीं है। मेंस में हड़प्पा सभ्यता से हम लोग पढ़ना पड़ता है। इसके प्री पॉइंट ऑफ व्यू से ही हमको पूरे फैक्ट याद करने हैं। तो पूरे फैक्ट जो इससे सब पूछे जाते हैं, तो उनको हमको क्रम से इनको हम थोड़ा सा देख डाले, पूरा अच्छे से याद कर डाले। जैसे मान लीजिए हम इनका ताम्रपाषाण काल और मध्य पाषाण का, पूरा पाषाण काल, इनका स्क्रीनशॉट भी ले लें और इनको बार बार देख डाले, तो इनसे पूरा हमको फैक्ट अच्छे से याद हो जाएगा। दोस्तों अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग फिर इसमें हड़प्पा सभ्यता पढ़ेंगे। पहले तो हड़प्पा का ओरिजिन और नामकरण वगैरह सब पढ़ेंगे, फिर आगे आएंगे उसके प्रमुख स्थलों से विशेषताएं, फिर नेक्स्ट आएंगे हम लोग उस काल की, यानी जो सामाजिक आर्थिक जीवन और नगर नियोजन वगैरह, फिर उसके पतन तक पहुंचेंगे, धार्मिक लाइफ वगैरह तक। तो हड़प्पा सभ्यता नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। दोस्तों यदि हमारा ये लेक्चर आपको पसंद आ रहा हो, इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। दोस्तों धन्यवाद।